बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब ये जो सारे क्वेश्चन पेपर है ना, इसका क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, विद आंसर्स, एक एक क्वेश्चन अथवा में है जो भी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा ना, एक सरप्राइज भी मिलेगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिलेगी उसको तो ज़रूर देखना है बच्चों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे उनको ज़रूर देखना। और फिर आपको मैं बता दूंगा कि आप इसका पीडीएफ भी कैसे पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को देखना। मेरा दावा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या बोला, रिक्त स्थान भरिए। 5 रिक्त स्थान आपको भरने हैं और ये क्वेश्चन हर एक हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये एमपी बोर्ड का है, लेकिन बाकी सभी यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 36 पंक्तियाँ, जो 36 पंक्तियाँ होती है ना इस तरीके से, इन पंक्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इन पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? आवर्त कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है बच्चों? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से है। ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं, चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। कैसी समस्या है? पर्यावरण समस्या है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। ठीक है, सिरका। सिरका क्या देता है? सिरका में होता है एसिडिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एसिडिक अम्ल। मादा, मादा क्या देता है? एस्ट्रोजन। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, गंगा सफाई योजना 1985 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही सही मिलान, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। कह रहे हैं द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बच्चा बच्चा बता देगा बच्चों। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? मरकरी, पारा, है ना। पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम मतलब जल, जल के वहन के लिए। और फ्लोएम खाने पीने के वहन के लिए। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं बच्चों। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेमी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेमी नहीं होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक वाक्य में आपका उत्तर लिखना है, एक एक वाक्य में। 5 क्वेश्चन है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है एक, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है, ये तो हर कोई बता देगा। देखो, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वो क्या होता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है, क्या होता है बच्चों? अवायवीय श्वसन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम, कूलाम्ब, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का क्या नाम है? CFC, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आया हूं और पीडीएफ भी मिलेगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे बच्चों। ठीक है, बाकी इस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को देखते रहो, आपके लिए ढेर सारे कंटेंट पहले से ही मैंने बना के रखे हैं।
कह रहे हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? अथवा वाला भी मैं करा रखा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं टाइप कर लिया है, आंसर भी मैंने आपके सामने लिख लिया है, ठीक है। देखो साधारण परिस्थितियों में मैग्नीशियम ना वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत और अन्य अशुद्धियाँ जैसे धूल, कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक होता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वरना पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट इसके जो अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये ऊष्माक्षेपी अथवा वाला प्रश्न है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ये हमारा मीथेन है, इसको हम जला रहे हैं +2O2, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा और थोड़ी सी ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ये उदाहरण ज़रूर देना है, ठीक है। उदाहरण नहीं दोगे नंबर कटेंगे, ये पहले बता रहा हूँ। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, इधर मैंने लगे हाथ ऊष्मा शोषी भी लिख दिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये PbNO3 है, ठीक है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए या फिर डाबेनेर का त्रिक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा है डाबेनेर का त्रिक लिखिए। डाबेनेर का त्रिक क्या होता है? डाबेनेर का त्रिक क्या होता है? डाबेनेर ने एक समान गुणों वाले तत्वों को 3 के समूह में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, जिन्हें डाबेनेर के त्रिक कहा जाता है। डाबेनेर के अनुसार बीच के तत्वों का परमाणु भार, अगर आपके पास 3 तत्व हैं ABC, बढ़ते हुए क्रम में रखा है आपने, तो बीच वाले का जो परमाणु भार होगा, ठीक है, B का जो परमाणु भार होगा वो दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और उनका आधा कर दोगे तो उसके बराबर होता है। ये होता है डाबेनेर का त्रिक, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाइए। स्वपरागण को परिभाषित कीजिए अथवा जनन क्यों आवश्यक है ये बताना। 2 में से एक करना है, ठीक है। तो स्वपरागण क्या होता है? खुद ही में जो होता है ना, इस प्रकार के परागण में परागकण उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। स्वपरागण प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होती है। इसके पुष्प रंगहीन, गंधहीन होते हैं। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और इस प्रकार की क्रिया में किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्वपरागण। आई बात समझ बच्चों। अगला प्रश्न है जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन क्यों आवश्यक है, देखिए ये जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीव विज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उत्पन्न होता है। यही प्रत्येक जीव के उत्पन्न होने के पीछे का कारण है और प्रकृति का नियम भी है, ठीक है। इसलिए जनन आवश्यक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आनुवंशिकता क्या होता है? देखिए आनुवंशिकता कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। यहीं तक लिखोगे। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियां का हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की थी, ठीक है। डिटेल में आंसर बता रहा हूँ बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, हर साल आता है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखो ये प्रश्न है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। पुरुष और महिला में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं। फर्क एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है और पुरुष में वो XY होता है और महिला में वो XX होता है। जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है
तो स्त्री बनती है स्त्री, और जब पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलता है तो पुरुष बनता है। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है पूरे डिटेल में। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसका PDF चाहिए कैसे मिलेगा थोड़ी देर में बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करनी है। फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ठीक है, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2, और जहाँ R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। इस पर क्वेश्चन भी आता है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला, आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन क्या होता है, H' है ना। देखो, आवर्धन क्या होता है, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। वस्तु जितने गुना बड़ी दिखाई देती है उसे आवर्धन कहते हैं। यदि आवर्धन 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। और गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र m बराबर -b/u होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र दर्पण के लिए ये होता है, और अगर लेंस होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ हर एक चीज़ बच्चों। संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। संचारण मतलब जंग लगना। देखो, संचारण धातुएं वायुमंडल की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिक की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब होने लगती है, और ये जो क्रिया होती है संचारण कहलाती है। कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके, नमी से दूर रखकर। ओके, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, उस X का नाम एवं सूत्र लिखिए। X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए, ये हमसे बोल रहा है। तो सफेदी करने में उपयोग होता है तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, और जल के साथ अभिक्रिया करानी है, ये चूना है, ये जल है, तो क्या बनेगा, CaOH का वोल्टेज, बुझा हुआ चूना, और थोड़ी सी ऊष्मा निकलेगी। तो पेंट करते हैं सफेदी, आपने देखा होगा जब उसमें ऐसे पानी मिलाते हैं तो उसमें से आग भाप निकलता है, हीट निकलता है ना, गर्माहट महसूस होती है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये चित्र आपको बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, अपवर्तन का नामांकित चित्र। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर आपसे बोला है कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, कोलाइडल विलयन प्रकाश प्रकीर्णन का किरण आरेख खींचना है, तो ये बनाना है। या फिर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से बनाना। ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये टेंडल शंकु है, प्रकीर्णित प्रकाश है, ये कोलाइडल विलयन है, ये सूक्ष्मदर्शी है, ये हम तुम देख रहे हो। ओके बच्चों, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए या फिर गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो हम तो सभी क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्वेश्चन विद आंसर्स चित्र के साथ। वह सुरक्षात्मक उपकरण जो उच्च विद्युत धारा के विरुद्ध केबल या उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, विद्युत फ्यूज कहलाता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फॉल्ट करंट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। यह होता है विद्युत फ्यूज, है ना। नेक्स्ट क्या बोला, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यह एक ऐसे उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा का शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए या फिर दिष्ट धारा के 3 स्रोत के नाम बताइए। ठीक है, जो आसान है वो करना एग्जाम में। तो देखो, ये होता है विद्युत मोटर, आपकी आंखों के सामने चित्र भी मैं लगा चुका हूँ। विद्युत मोटर का कार्य करने का जो सिद्धांत है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोट पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है ना। यूं कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है
और यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। या फिर आपसे बोला है कि दिष्ट धारा के 3 स्रोत हैं जिसमें डीसी करंट बहता है, बैटरी है ना, सेल और जो जनित्र होता है या डायनामो, ये दिष्ट धारा के स्रोत है। 3 लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन बोला सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए या फिर जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सोलर कुकर। आपके एनसीईआरटी में बना होगा ये चित्र सोलर कुकर का, चैप्टर नंबर 15 में या 16 में। तो ये नामांकित चित्र बना है। ये आपका शीशा युक्त ढक्कन है, ये दोना कांच का ढक्कन है, ये वाला, ये हिंज है ना। भीतरी पकाने वाला बॉक्स है ये अंदर, ये पकाने वाला ये बर्तन रखा हुआ है अंदर। ठीक है, ये हैंडल दे रखा है और ये हिंज है जिसके सहारे खड़ा रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना चित्र की बच्चों। और या तो जैव गैस संयंत्र बनाना है। कैसे बनता है, देखो ये करदम है, ये हमारी मिट्टी है, ये गैस टंकी है, यहाँ से गैस का निर्माण होकर बाहर जाता है, यहाँ पर उर्वरक डालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। समीकरण सहित लिखिए। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस बन जाता है ना, पानी जैसे ही लगता है वो ठोस हो जाता है और जिप्सम का निर्माण करता है, जिसके कारण इसके जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस पर हमने पानी मिलाया तो ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया, ठोस। ये रिएक्शन भी लिखना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। और 2 उपयोग, यह विरंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लॉन्ड्री में कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र भी लिखिए। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन का क्या होता है CH4, ये होता है C2H6, ये होता है C3H8 और ये C4H10 H8। गलत तो नहीं पढ़ रहा, देखो बच्चों, ये ठीक है, संरचना सूत्र भी लिखनी है तो इसका ऐसे होगा C2H6 का। और इसका होगा ऐसे, यहाँ पर एक H लगा दो, इसका 3 कर देना। और इसमें ये 4। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंतर्जय में नहीं बोलूँगा, सारे ऑफिशियल क्वेश्चन के पेपर है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करेंगे। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी लिखना है आपको। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन एक भी नहीं है, ध्यान रखना है। तो देखो क्या होता है हाइड्रोजनीकरण, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इससे वनस्पति घी बनाई जाती है बड़े पैमाने पर। असंतृप्त जैसे वसा के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी, संतृप्त वसा बनाया जाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाते हैं, निकल की उपस्थिति में 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें वनस्पति घी मिलता है, डालडा, ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखो लार में क्या होता है, एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम होता है लार में, जो स्टार्च को चीनी में तोड़ देता है। और पाचन प्रक्रिया में लार के निम्नलिखित कई कार्य है। इसका उपयोग मुंह को चिकनाई देने के लिए किया जाता है, तभी हम भोजन आराम से निगल पाते हैं। ये भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो मस्तिष्क है इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। ये हमारा प्रमस्तिष्क है, ये हमारा प्रमस्तिष्क का गोलार्ध है, ये वाला आपका कॉपर स्क्वायरोइड है, ये आपका प्रमस्तिष्क तरल नलिका है ना, ये आपकी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आती है। ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेडुला है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क में आता है, ये वाला हिस्सा। ये आपका मध्य मस्तिष्क है। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये है तंत्रिका कोशिका, हर साल एग्जाम में आता है। कोशिकाएं हैं ये तंत्रिकांश है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये दुमिका है, ये हमारी केंद्रक है। नामांकित चित्र बनाने के लिए आता है। फिर क्या बोल रहा है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। तो 4 कारक, पहला तो है लंबाई। जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल, तार का प्रतिरोध तो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, मतलब जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आप किस प्रकार की तार ले रहे हो, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग तार के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, ताप पर भी निर्भर करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध शांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर शांतिकाल का मान घट जाता है और प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक है, और ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। 4 प्रतीक बनाना, जैसे ये विद्युत सेल, ये उसका प्रतीक होता है। तार संधि, तार जोड़ते हैं ना, ये प्रतीक होता है। विद्युत बल्ब का ये प्रतीक होता है और वोल्ट मीटर का ये प्रतीक होता है। तो 4 बनाने के लिए बोला था, बना दिया आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहे धातुओं के कोई 5 गुण लिखिए। 5 नंबर में है ये, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। 5 गुण, पहला आता है धात्विक चमक। शुद्ध अवस्था में धातु में चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोने चांदी में चमक होती है। फिर कठोरता आती है। ठीक है, पारे और सोडियम, पारा और सोडियम को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं और कठोर विभिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होती हैं। लोहा, तांबा। अघातवर्धनीयता होती है, धातुएं अघातवर्धनीय होती हैं, धातु को पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तन्यता होता है, धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं गलाकर। चालकता, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। 5 बोला था मैंने, 6 7 लिख दिया। उसकी भौतिक अवस्था, साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा तरल अवस्था में होता है ना। गलनांक, धातु का जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। 5 बोला था मैंने, 7 लिख दिए। कोई 5 जो आपको अच्छी लग रही है वो आप लिख दोगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम क्या है? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, ध्वनिक, खनिज एवं गैंग को परिभाषित कीजिए। तो ध्वनिक क्या होता है? जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु के इस गुण को ध्वनिक कहा जाता है। छन की आवाज होती है, फेंक दोगे ना तो उस आवाज को ध्वनिक कहते हैं। खनिज क्या होता है? देखो, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन, कटिंग करते हैं ना, तो उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, ये आपसे बोला गया, तो आंसर क्या होगा? कुछ पौधों में ऐसा गुण होता है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना या पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को
उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, ये आपको बताना है। प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। माँ के भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, माँ के खून से ही। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है और इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवृत्त होते हैं और माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवृत्त को आच्छादित करते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणों को आपतित और अपवर्तन के कारण कुछ किरणें विस्थापित हो जाती हैं। ठीक है, तो लेंस को देखो, लेंस ऐसे लिखना सिंपल भाषा में, हम दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं, हम पास की वस्तु को भी देख सकते हैं। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। उसे P से प्रदर्शित किया जाता है और P बराबर होता है 1/f मीटर में। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लिख देना सिंपल भाषा में। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अवतल लेंस की क्षमता पूछा है आपसे। देखो 2 मीटर देखो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f। आपको क्या दिया है बच्चों? दिया है f बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है 2 मीटर। रख दो यहाँ पर, भाग देंगे 2 पंजे 10, पॉइंट के 5, तो P का जो मान होगा -0.5 डायोप्टर होगा आंसर। या फिर आपको क्या करना है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये गोला भाग है, काट दिया, इसकी त्रिज्या को हम क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या, सिंपल भाषा में। अगला प्रश्न क्या है, या तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो वक्रता त्रिज्या दे रखा है, क्या दिया है? त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। f बराबर क्या होता है? r/2। r का मान 20 है, बट्टे में 2, 2 1 कम 2 0, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये PDF का सोल्यूशन चाहिए और बाकी PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। वैसे तो हमारा कोर्स 99 रुपीज़ का है, लेकिन आपको मैं दे दूंगा 49 रुपीज़ में। ठीक है, ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट मैसेज करना व्हाट्सअप में, तो आपको PDF दे दी जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। और बाकी सब कुछ तो पढ़ाई रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद, मिलते हैं क्लास 11th में। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ।